In this class, we are going to study about pollen grain and their various properties and the structures contained within the pollen grains. So in the previous class, we had already seen that pollen grain represents the immature male gametophyte. So now we'll study directly about the structures of pollen grain. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलन ग्रेन का वॉल होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोडर्म एंड दैट वॉल कंटेन्स टू लेयर्स दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड इंटाइन। तो एक्साइन बाहर वाला लेयर होता है जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना होता है एंड दैट स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल ऑन द प्लैनेट। सो और जो अंदर वाला लेयर है दैट इज द इंटाइन लेयर, इट इज मेड अप ऑफ नॉर्मली पेक्टोज एंड सेल्यूलोज। तो वॉल ऑफ pollen grain is normally called as sporoderm. So ये तो हमने देख लिया, but we also have to see the various layers of exine, यानी कि exine के भी बहुत सारे layers होते हैं। So exine के सबसे पहले दो layers हैं। बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं ectexine और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडेक्साइन। दिस इज द आउटर एंड दिस इज द इनर। इट इज ऑल्सो नोन एज नेक्साइन एंड सेक्साइन। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, यानी कि पॉलन ग्रेन का वॉल दैट इज स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म का बाहर वाला और अंदर वाला लेयर है एक्साइन और एंटाइन। फिर इस एक्साइन का बाहर और अंदर वाला लेयर है एक्टेक्साइन एंड एंडेक्साइन। एंड इस एक्टेक्साइन में भी फर्दर 3 लेयर है। इन 3 लेयर का नाम है टेक्टम, वैक्यूलेट लेयर एंड फुट लेयर। सो ये जो होता है दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एंड दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमें इस पॉलन ग्रेन के वॉल्स के बारे में पढ़ना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलन ग्रेन का पूरा वॉल मिलाकर के, ये सारे लेयर मिलाकर के पॉलन ग्रेन के वॉल्स बनते हैं और उनमें सबसे बाहर में एक्साइन आउटर, देन इंटाइन इनर। फिर इस एक्साइन के बाहर वाले पोर्शन को एक्टेक्साइन कहते हैं। फिर एक्टेक्साइन का जो आउटर मोस्ट है फिर वो मिडिल है और फिर ये इनर मोस्ट है। सो वी हैव टू सी ये डिसकंटिन्यूअस है और ये आउटर मोस्ट है। दिस इज द मिडिल लेयर and this is the innermost. अब इन सभी लेयर्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्टम और बैक्यूलेट के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि ये जो टेक्टम और बैक्यूलेट लेयर है, पॉलिन ग्रेन को जब हम बाहर से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि सबसे बाहर में टेक्टम एंड बैक्यूलेट लेयर है। तो व्हेन वी विजुअलाइज अ पॉलिन ग्रेन, तो जब हम माइक्रोस्कोप से उसे देखते हैं तो सबसे बाहर में हमें टेक्टम और बैक्यूलेट लेयर दिखेगा। तो वहां पर जो पॉलिन ग्रेन के ऊपर में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन कैसे हो सकते हैं, ट्यूबरकल्स हो सकते हैं, स्पाइन्स हो सकते हैं, लाइकवाइज कभी कभी वो स्मूथ भी हो सकते हैं, स्टिकी भी हो सकते हैं, एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। सो यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन का आइडेंटिफिकेशन हो पाता है कि आप देख के बता सकते हो कि ये पॉलिन ग्रेन किस स्पीशीज का है, वो इसी टेक्टम और बैक्यूलेट लेयर की वजह से होता है। तो ये जो स्कल्पचरिंग डिजाइंस है, दिस कुड बी लाइक ट्यूबरकल्स, these could be like ridges, these could be like spines, etc. तो ये जो डिजाइन्स हैं ट्यूबरकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, रिजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, या स्पाइन्स के फॉर्म में हो सकते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उसी से पॉलिन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड द स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इज नोन एज पैलिनोलॉजी। एनीवे, सो बट आफ्टर दिस लेयर वी आल्सो हैव टू स्टडी कि जो ऊपर वाला लेयर है ना, उसके ऊपर एक सर्टेन सब्सटेंस का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिन किट। सो यहाँ पर टेक्टम के ऊपर जो पॉलन किट हमने पढ़ा था, जिसका सिक्रीशन हुआ था ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी टेपेटम से, तो ये पॉलन किट इसको क्यों कवर करता है? बिकॉज जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर पे आते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट के बॉडी पे पॉलन ग्रेन को स्टिक होने के लिए कोई स्टिकी सब्सटेंस चाहिए, तो सबसे बाहर में टेक्टम है, यानी कि इंसेक्ट अगर पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले टेक्टम के ही कांटेक्ट में आएगा। सो दैट इज व्हाई पॉलन किट कवर्स दैट पार्ट। नाउ इसके अलावा अब हमें और भी चीजें जाननी है, जैसे कि जो पॉलन ग्रेन का बाहर वाला वॉल होता है वहां पर कहीं कहीं पर एक्साइन एब्सेंट होता है, एंड दोज एरियाज आर कॉल्ड एज पॉलन और जर्म पोर्स।
सो यहाँ पर देर आर सर्टेन रीजन्स जहाँ पर कि जो स्पोरोडर्म में एक्साइन या एक्साइन पे जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो एब्सेंट होता है। तो अगर एक्साइन या फिर स्पोरोपोलिनिन वहाँ पर एब्सेंट होता है तो सब्सटेंस अंदर से बाहर की ओर मूव कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। इस पर हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, लो पीएच या फिर किसी भी एंजाइम का कोई भी असर इस पर नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी रेजिस्टेंट सब्सटेंस। तो कहीं कहीं पर जो स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन एब्सेंट होता है तो उस जगहों को हम कहते हैं जर्म पोर या जर्मिनल फरोज। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्साइन इज एब्सेंट, एक्साइन इज एब्सेंट। सो ऐसे एरियाज को हम जर्म पोर भी बोल सकते हैं या जर्मिनल फरो भी बोल सकते हैं। तो जहां पर जर्म पोर पर वो एब्सेंट है स्पोरोपोलिनिन, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पोरोपोलिन ग्रेन के एग्जांपल ले लें और यहां पर कहीं कहीं पर जो हमारा एक्साइन है वो एब्सेंट हो सकता है। सो द इनर लेयर इज द इंटाइन वन और जो बाहर का लेयर है उसे हम एक्साइन कह सकते हैं। तो अगर जो डिप्रेस्ड एरिया है उन्हें हम जर्म पोर कह सकते हैं और जो थिकेंड एरियाज हैं उन्हें हम एक्साइन कह सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्साइन एरियाज एंड जो अंदर वाला ब्लैक वाला पार्ट है वी कैन कॉल इट एज इंटाइन। दिस इज द इंटाइन। और जहां जहां पर ये नॉन थिकेंड है यानी कि वहां पर स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन ऑलमोस्ट एब्सेंट है उसे हम कहते हैं जर्म पोर। यानी कि जो पॉलिन ग्रेन है उसके सरफेस पर जो
अगर राउंडेड एरिया में स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन एब्सेंट है तो उसे बोलते हैं जर्म पोर, और यही एरिया अगर लंबा सा होगा लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल फरो, यानी कि लंबा सा एरिया में अगर एक्साइन एब्सेंट है तो दैट विल बी कॉल्ड एज जर्मिनल फरो। So this is the difference between germ pore and germinal furrow. Germ pore राउंडेड शेप का होता है और जर्मिनल फरो लंबा जैसा शेप होता है। बाकी दोनों की प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जर्म पोर पे भी एक्साइन या स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है और जर्मिनल फरो पर भी एक्साइन या स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। नाउ हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पढ़ना है जो कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच की डिफरेंस है। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स के फ्लावर्स में जो पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं उनमें सिर्फ एक ही जर्म पोर होता है। तो यहां पर हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें 3 जर्म पोर है, इसका मतलब कि वो एक डाइकॉट का है। देयरफॉर तो अगर हमारे पॉलिन ग्रेन में एक जर्म पोर है तो उसे बोलेंगे मोनोकॉल्पेट, अगर उसके अंदर 3 जर्म पोर है तो उसे बोलेंगे ट्राइकॉल्पेट। और मोनोकॉल्पेट होता है मोनोकॉट्स के एंथर्स में, मोनोकॉट्स के पॉलिन ग्रेन्स में, और ट्राइकॉल्पेट कंडीशन होता है डाइकॉट्स के एंथर में। सो नाउ वी हैव सीन जो हमारे पॉलिन ग्रेन है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। सो इसके बाद हमें पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन पढ़ना है, या पॉलिन ग्रेन के अंदर जो सेल का स्टेजेस होता है वो पढ़ना है। बट बिफोर दैट वी हैव टू सी अ बिट मोर अबाउट पॉलिन प्रॉपर्टीज। तो पॉलिन वाइबिलिटी का जो पीरियड होता है वो उस टाइम को कहते हैं जब पॉलिन ग्रेन एंथर से निकला और वो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद भी जर्मिनेट करने के लिए केपेबल हो। तो वैसे टाइम को, उस टाइम को हम कहते हैं पॉलिन वाइबिलिटी या पॉलिन वाइबल ड्यूरेशन पीरियड। तो ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है, यानी कि सारे पॉलिन ग्रेन्स में जो कि अलग अलग स्पीशीज के हैं उनमें पॉलिन वाइबिलिटी अलग अलग टाइम तक रखता है। एग्जाम्पल सीरियल्स की अगर हम एग्जाम्पल ले लें, दैट इज राइस एंड व्हीट
सो यहाँ पर पॉलन वायबिलिटी 30 मिनट्स तक ही होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत ही शॉर्ट टाइम तक पॉलन वायबिलिटी होता है वो जनरली सेल्फ फर्टिलाइज्ड होते हैं। हमने इस चैप्टर में आगे पॉलिनेशन में पढ़ना है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो ऐसे फ्लावर जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। एंड अगर दूसरे स्पीशीज की बात करें जैसे कि रोजेसी, तो पॉलन वायबिलिटी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है। तो कुछ स्पीशीज जैसे राइस एंड व्हीट हमारे सबसे कॉमन क्रॉप्स होते हैं, तो यहाँ पर पॉलन वायबिलिटी अराउंड 30 मिनट्स के आसपास है। लेकिन रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी के कुछ स्पीशीज में जो पॉलन वायबिलिटी होता है वो मंथ्स तक हो सकता है, यानी कि पॉलन ग्रेन काफी लंबे समय तक पॉलन अपना जो वायबिलिटी है वो मेंटेन कर सकते हैं। काफी लंबे समय के बाद भी वो जर्मिनेट कर सकते हैं स्टिग्मा के ऊपर। सो इसे हम कहते हैं पॉलन वायबिलिटी। नाउ वी हैव टू सी पॉलन एलर्जी। So in our human health and diseases chapter we have to study about allergy। तो एलर्जी बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का हाइपर रिस्पॉन्स होता है किसी सर्टेन केमिकल या किसी सर्टेन एंटीजन के प्रति। तो एलर्जी हम लोग डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हमें इन चीज़ों को देखना है कि कुछ पॉलन ग्रेन्स की वजह से बहुत सारे लोगों में एलर्जी हो सकती है। सो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो उनके कॉमन एग्जांपल्स हैं कुछ स्पीशीज के जिनमें कि बहुत ज़्यादा पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये काफ़ी कॉमनली एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में एलर्जी हो सकती है। एग्जाम्पल है उसकी राइनाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। तो ये जो सबसे कॉमन जो हमारा एलर्जी कॉजिंग पॉलिन ग्रेन होता है वो होता है पार्थेनियम का।
सो दिस ये इंडिया का स्पीशीज नहीं है पार्थेनियम। इंडिया में वो जो वीट हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में बाहर से वीट लाया था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के वीट के साथ ये एक इम्प्योरिटी या कंटेमिनेंट के साथ की तरह आ गया था और वीट के साथ साथ पूरे इंडिया में ये स्प्रेड कर गया है। सो नॉर्मली जो एनेमोफिलस प्लांट्स होते हैं जो कि विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स होते हैं और वही सबसे ज्यादा एलर्जी कॉज करते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो फ्लावरिंग होता है, इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने देखा था, पिछले चैप्टर में, कि जो फ्लावरिंग होता है सर्टेन सीजन में हो सकता है या फिर कुछ फ्लावर्स साल भर फ्लावर करते हैं जिन्हें हम पॉलीकार्पिक पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। तो वैसे पेरेनियल प्लांट्स में तो साल भर फ्लावरिंग होगा, लेकिन नॉर्मली फ्लावरिंग एक सर्टेन सीजन में ही होता है। तो उसी सीजन में ना फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, तो उसी सीजन में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, तो उसी सीजन में एलर्जी होगा। तो इसी वजह से पॉलन एलर्जी जो होता है वो भी सीजनल होता है, क्योंकि जिस सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस होंगे उसी सीजन में एलर्जी भी होगा, क्योंकि उसी सीजन में एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। और नॉर्मली जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा एलर्जी होता है, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा पॉलन ग्रेन्स यही प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलन एज न्यूट्रिएंट्स। सो पॉलिन ग्रेन्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स अगर हैं तो हम उसे फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं या सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसीलिए वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा, हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई रखना होता है, जैसे कि रेस हॉर्सेस में, जैसे कि एथलीट्स में, तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि परफॉर्मेंस ज्यादा के लिए हम उसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देते हैं। तो वैसे लोगों को या फिर वैसे हॉर्सेस को हम पॉलिन ग्रेन्स को सिरप या टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं। इसे हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली हम पॉलिन ग्रेन्स को सिरप या टैबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं।
अब जो सबसे कॉमनली पॉलिन ग्रेन से टैबलेट या सिरप बनते हैं, ये वैसे फ्लावर से लिए जाते हैं जो कि बीज के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। सबसे कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं पॉलिन ग्रेन्स एज अ टैबलेट और एज सिरप, वो उन फ्लावर से आता है जिनमें की पॉलिनेशन बीज के थ्रू होता है। दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलिन्स कम फ्रॉम दोज फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय बीज, क्योंकि बीज जनरली न्यूट्रिशियस फ्लावर्स पे जाती हैं और वहां से पॉलिन ग्रेन्स को कैप्चर करती हैं। तो वैसे फ्लावर्स में जो एंथर होते हैं उनके अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। सो नॉर्मली हम वैसे फ्लावर से ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए जो टैबलेट्स होते हैं उस पे लिखा रहता है बी पॉलिन, या सिरप पे भी बी पॉलिन लिखा रहता है, बिकॉज वहां पर उन फ्लावर्स में न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होता है उनके पॉलिन ग्रेन्स में। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पॉलिन ग्रेन सेक्शन, एंड अब हमें देखना है कि जो पॉलिन ग्रेन का प्री पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि एंथर से निकलने से पहले और एंथर से निकलने के बाद जो पॉलिन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है।